हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग अमीन्स की कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अमीन्स की कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस देखी थी। हम लोगों ने वहाँ पे देखा था कि किस तरीके से हम लोग प्राइमरी अमीन्स को सेकेंडरी और टर्शरी अमीन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हमने वहाँ पे देखी थी। हम लोग यहाँ पे अब मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो होती है अमीन्स की बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट के थ्रू वो रिएक्शंस देखेंगे कि वो रिएक्शंस किस तरीके से होती है। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने सैंडमेयर रिएक्शन पढ़ी थी हेलो एल्केन्स में। वहाँ पे हमने देखा था कि अगर हम लोग एनिलीन में NaNO2 और HCl ऐड करते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो वहाँ पे बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, वहाँ पे बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट बन जाता है। फिर डिपेंडिंग अपॉन कि हम उस बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट में रिएजेंट कौन सा डाल रहे हैं, हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। लाइक हमें कभी CuCl डाल रहे थे तो हमें क्लोरोबेंजीन मिल रहा था, CuBr डाल रहे थे तो हमें ब्रोमोबेंजीन मिल रहा था। उस रिएक्शन को हम लोग सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब हम लोग Cu को HCl डाल रहे थे, कॉपर पाउडर और HCl, तो Cl वहाँ पे हमें क्लोरोबेंजीन मिल रहा था, कॉपर पाउडर और HBr डाल रहे थे तो ब्रोमोबेंजीन मिल रहा था। उस रिएक्शन को हमने बोला ब्रोमोबेंजीन, मतलब उस रिएक्शन को हमने बोला गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, ऐसे ही हम लोग जब यहाँ पे बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट में डिफरेंट रिएजेंट्स डालते हैं तो डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स आके डायज़ो ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करते हैं और हमें डिफरेंट डेरिवेटिव्स मिल जाते हैं। वही रिएक्शंस हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। उससे पहले देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से जो हमारे एनिलीन्स होते हैं, एनिलीन्स में जब हम लोग NaNO2 और HCl डालते हैं तो वो डालने पर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, और टेम्परेचर हमें यही मेंटेन करके रखना होता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस का। अगर हम लोग ये टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते तो हमारी रिएक्शन में जो ये बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट बनता है, ये डायाजोनियम सॉल्ट हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो देखो होगा क्या, जब हम NaNO2 और HCl डालेंगे तो इस तरीके से हमारे पास बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट। ये जो डायाजोनियम सॉल्ट होता है, ठीक है, ये इसको हम 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही मेंटेन करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो डायाजोनियम सॉल्ट होता है ये अनस्टेबल होता है। ये अनस्टेबल होता है। हाई टेम्परेचर डालें, अगर हम हाई टेम्परेचर देंगे और इसको हीट करेंगे, हाई टेम्परेचर देंगे, एनर्जी देंगे, तो यहाँ से N2 गैस रिलीज हो जाती है। इस वजह से हमें ये टेम्परेचर मेंटेन करके यहाँ पे रखना होता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे देखो, ये मैंने किसका बनाया, एनिलीन का डायाजोनियम सॉल्ट बनाया। ये जो मेरा डायाजोनियम सॉल्ट होता है ना, फिर भी कुछ एक्सटेंट तक स्टेबल होता है। क्यों? देखो यहाँ पे मेरे पास नाइट्रोजन पे क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और तो इसकी क्या टेंडेंसी है कि ये रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को खींच सके। तो ये क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। जब ये रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा तो होगा क्या, यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, इस नाइट्रोजन पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो देखो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड N, और मेरा पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा रिंग के ऊपर। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, रिंग के ऊपर। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफर होंगे और फिर से जो मेरा पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा रिंग के ऊपर, डबल बॉन्ड N। तो मतलब देखो हो क्या रहा है, रेजोनेंस की वजह से जो मेरा बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट है उसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। डबल बॉन्ड आया मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई। ठीक है, डबल बॉन्ड आया मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ मेरे पास क्या हो गई, बढ़ गई। और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से क्या हुआ, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से ये जो मेरा बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट होता है ये कुछ हद तक स्टेबल होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एलिफेटिक अमीन्स की बात करूँ, लाइक अगर मैं RNH2 की बात करूँ, इसमें मैं NaNO2 और HCl डालूं, इसमें मैं NaNO2 और HCl डालूं, तो मेरे पास डायाजोनियम सॉल्ट जो है वो बन जाएगा, N2 पॉजिटिव और Cl माइनस बन तो जाएगा, लेकिन ये हाईली अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसके केस में इस तरीके का कोई रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। यहाँ इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं आ सकता। यहाँ पे डबल बॉन्ड की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ गई थी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से ये जो मेरी स्पीशीज थी, ये वाली जो मेरा बेंजीन डायाजोनियम था, ये कुछ एक्सटेंट तक स्टेबल हो गया था, लेकिन ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। अगर हमें ये चाहिए तो बनते ही हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन में से इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो ये क्या करेगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा, ये डिकम्पोज हो जाता है। ये क्या करता है, देखो अब मेरे पास यहाँ से बनते ही ये डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब मेरे पास देखो कार्बन
कार्बोकैटायन बन जाएगा इस तरीके से, क्योंकि N2 यहाँ पे देखो ये अनस्टेबल होने का एक रीजन ये है कि यहाँ से N2 गैस रिलीज हो जाती है। अब N2 गैस तो बहुत इनर्ट होती है, तो यहाँ से क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकल जाएगा और N2 गैस यहाँ पे निकल जाएगी और कार्बोकैटायन बन जाएगा। ठीक है, कार्बोकैटायन बन जाएगा। सपोज करो यहाँ पे मेरे पास था CH3 CH2 CH2 NH2, तो यहाँ पे देखो मेरा कार्बोकैटायन क्या बनेगा, यहाँ पे मेरा कार्बोकैटायन बनेगा CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो कार्बोकैटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी तो होती ही है कार्बोकैटायन की, तो जब मैं इसमें OH माइनस डालूंगी तो दो पॉसिबिलिटी है। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि बिना रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट बन जाए CH3 CH2 OH, ठीक है। दूसरा, जब मैं Cl माइनस डालूंगी तो एक पॉसिबिलिटी है कि बिना रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट बन जाए CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है। तीसरा, जब मैं इसमें से H+ इसको हीट करूंगी तो होगा क्या, H+ लूज हो जाएगा और मेरे पास एल्कीन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, अब देखो कार्बोकैटायन बन रहा है, कार्बोकैटायन रीअरेंज भी तो हो सकता है, तो हो सकता है कि ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में रीअरेंज हो जाए। ये जो मेरा रिएक्टेंट है ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में रीअरेंज हो जाए और क्या बनाए, CH3 CH प्लस CH3 ये बना दे। और उसके बाद अब जब मैं इसमें OH माइनस डालूंगी तो मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा CH3 CH OH CH3। वैसे ही जब मैं इसमें Cl माइनस डालूंगी तो मेरे पास इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यानी कि देखो हो सकता है कि ये कार्बोकैटायन रीअरेंज हो जाए और इस तरीके के प्रोडक्ट दे, या फिर ये इस तरीके के प्रोडक्ट से, तो वो डिपेंड करेगा। तो देखो एक बात यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट होते हैं, जो हमारे बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट होते हैं, इसमें रेजोनेंस की वजह से कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड आ जाता है और डबल बॉन्ड की वजह से कुछ हद तक मेरा बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट स्टेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स होते हैं इनमें ये जो डायाजोनियम सॉल्ट बनता है ये स्टेबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से ये जो मेरा कार्बोकैटायन बना, इस कार्बोकैटायन में फर्दर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है और फर्दर प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो सकती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि प्राइमरी जो हमारे पास एलिफेटिक वाले डायाजोनियम सॉल्ट होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, लेकिन एरोमेटिक वाले डायाजोनियम सॉल्ट स्टेबल होते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो मेरा बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट बना, जो मेरा बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट बना, इस बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट से मैं डिफरेंट डेरिवेटिव्स की प्रिपरेशन कर सकती हूँ डिपेंडिंग अपॉन कि मैं रिएजेंट क्या ऐड कर रही हूँ। डिपेंडिंग अपॉन कि मैं रिएजेंट क्या ऐड कर रही हूँ, मैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन इसके अंदर कर सकती हूँ। ठीक है, हम लोगों ने देखा था सबसे पहले वहां पे हम लोगों ने सैंडमेयर रिएक्शन देखी थी, तो वही डिस्कस कर लेते हैं। तो जब हम इसमें CuCl ऐड करेंगे, CuBr ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास होगा क्या, यहाँ पे N2 गैस रिलीज हो जाएगी, N2 गैस रिलीज हो जाएगी और Cl सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, क्या लग जाएगा Cl, ऐसे ही यहाँ से N2 गैस रिलीज हो जाएगी और Br लग जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसमें वाटर डालूं कोल्ड कंडीशंस में तो इस डायजोनियम सॉल्ट को कुछ नहीं होता, लेकिन अगर मैं इसमें वाटर डालूं और मैं हीट कर दूं, अगर मैं इसमें वाटर डालूं और हीट कर दूं तो हीट करने पर क्या हुआ, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, ये अनस्टेबल है, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और यहाँ पे OH एज अ न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर देगा और मेरे पास फिनोल की फॉर्मेशन हो जाती है, मेरे पास फिनोल की फॉर्मेशन हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट मेरे पास देखो अगर मैं इसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल दूं, लाइक मैं डाल दूं H3PO2 या फिर मैं इसमें डाल दूं क्या Na2SNO2 Na2SNO2 या फिर SnCl2 प्लस NaOH बेसिक मीडियम में। ठीक है, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, सोडियम स्टेनेट, या फिर मैं इनमें से दोनों में से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डाल दूं तो होगा क्या, ये जो मेरा बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट है ये बेंजीन रिंग में रिड्यूस हो जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन की एडिशन हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जब वाटर ऐड करते हैं तो हमें फिनोल मिल जाता है, जब हम H3PO2 ऐड करते हैं तो बेंजीन रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है। ऐसे ही देखो इस बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट में जब हम लोग CuCN ऐड करते हैं तो यहाँ पे मेरा
न्यूक्लियोफाइल क्या है अब Cn माइनस, तो मुझे यहाँ पे बेंजीन पे Cl लग जाएगा और बेंजीन नाइट्राइल्स मिल जाएंगे। मतलब हो कुछ भी नहीं रहा, जो मेरे न्यूक्लियोफाइल्स है वो बस SN1 रिएक्शन के थ्रू इस एस डाई इसको सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, इस एजो ग्रुप को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही जब मैं इसमें AgCN डालूंगी, जब मैं बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट में AgCN डालूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे आइसोसायनाइड मिल जाएंगे, यानी कि बेंजीन आइसोनाइट्राइल्स मिल जाते हैं, बेंजीन आइसोनाइट्राइल्स मिल जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जब हम लोग यहाँ पे CuCl CuBr डालेंगे तो सैडमेयर रिएक्शन होगी, जब हम लोग वाटर डालेंगे तो यहाँ पे मेरे पास फिनोल बन जाएंगे, जब हम लोग H3PO2 डालेंगे या फिर सोडियम स्टेनेट डालेंगे तो हमें बेंजीन मिल जाएगा, और जब हम लोग CuCN डालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्राइल्स लग जाएंगे। ऐसे ही देखो एक और रिएक्शन मैंने आपको बताई थी आयोडाइड्स और फ्लोराइड्स की प्रिपरेशन के लिए। जब हम लोग इसमें HbF4 डालते हैं तो होता क्या है, यहाँ पे फ्लोरीन लग जाता है, N2 पॉजिटिव Cl माइनस की जगह फ्लोरीन लग जाता है और साथ में निकल जाता है क्या, BF3 और HCl। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये जो BF4 माइनस है ये इनके साथ सॉल्ट बना देता है जो हाईली स्टेबल होता है। फिर जब हम लोग हीट करते हैं तो मुझे फ्लोरोबेंजीन मिल जाता है। तो इसी मेथड के थ्रू हम फ्लोरोबेंजीन्स को जनरली प्रिपेयर करते हैं। ऐसे ही जब हम इसमें Ki डालेंगे तो होगा क्या, I माइनस जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है इसको सब्सटीट्यूट कर लेगा और मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे आइडोबेंजीन यहाँ पे मिल जाता है, ऐसे ही जब मुझे नाइट्रो ग्रुप ऐड कराना है तो मैं इसमें क्या डालती हूँ, CONO2। ठीक है, मैं इसमें डालती हूँ CONO2 या फिर मैं इसमें डालती हूँ NaNO2। तो होता क्या है, नाइट्रो ग्रुप मेरा यहाँ पे लग जाता है NO2 ग्रुप। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट रिएजेंट्स डाल के, डिफरेंट रिएजेंट्स ऐड करके डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना किस रिएजेंट से क्या होता है। इस रिएजेंट्स पे जितने भी रिएजेंट्स है बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेई में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट में हो कुछ भी नहीं रहा, जो रिएजेंट में आपको न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है ना, बस उसी को ऐड करा दो, इस N2 पॉजिटिव Cl माइनस की जगह आपकी रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बस इन रिएजेंट्स को याद रखो, एक चार्ट बना के लिख लो या फिर जो भी आपको करना है एक चार्ट बना के लिख लो कि कौन से रिएजेंट डालने पर कौन सी रिएक्शन हो रही है। ठीक है, या फिर देखो ऐसा भी होता है कि जब हम लोग बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट में बेंजीन ऐड करते हैं तो हमारे पास डाई अराइल्स बन जाते हैं, हमारे पास इस तरीके से डाई अराइल्स बन जाते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग गॉम्बर्ग रिएक्शन बोलते हैं। होता क्या है, जब हम लोग बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट में हम लोग बेंजीन ऐड करते हैं बेसिक मीडियम में तो हमारे पास यहाँ पे डाई अराइल्स बन जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि बेसिक मीडियम में हम लोग ये रिएक्शन करते हैं। इस रिएक्शन को हम लोग गॉम्बर्ग रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट की। देखो अब इन रिएक्शंस में क्या हुआ, जो मेरा N2 पॉजिटिव ग्रुप था वो सब्स्टिट्यूट हो गया किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल से। मतलब जो मेरा N2 पॉजिटिव ग्रुप था वो तो खत्म हो गया, उसकी जगह कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आया और उसने आके सब्स्टिट्यूट कर दिया। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होती है जिसमें हमारा ये एजो ग्रुप जो है ना वो एज इट इज रहता है। वो रिएक्शन कौन सी होती है, उन रिएक्शंस को हम लोग कपलिंग रिएक्शंस बोलते हैं। ये जो रिएक्शंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट भी है। किसके लिए, टू आइडेंटिफाई, किसको आइडेंटिफाई करने के लिए, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स को या फिर फिनोल्स को। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना। होता क्या है इस रिएक्शन में, देखो हम लोग बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट लेते हैं इस तरीके से, हम लोग बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट लेते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N+, और इसमें हम लोग ऐड करते हैं फिनोल। ठीक है, इसमें हम लोग ऐड करते हैं फिनोल, और ये जो हमारी रिएक्शन होती है, देखो फिनोल के प्रेजेंस में, फिनोल में जो रिएक्शन होती है, तो रिएक्शन जो होती है हमारी स्लाइटली बेसिक कंडीशंस में होती है, जिसमें pH होती है 9 to 10। याद रखना, स्लाइटली बेसिक कंडीशंस में रिएक्शंस होती है फिनोल की प्रेजेंस में। होता क्या है, यहाँ पे देखो फिनोल की पैरा पोजीशन पे, यहाँ पे मेरे पास क्या है, N2 पॉजिटिव Cl माइनस। प्रोडक्ट बनाना सिखा रही हूँ, डायरेक्ट मैकेनिज्म के बारे में अभी आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ। होता क्या है, ये जो
जो मेरा बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट और फिनोल है, देखो होगा क्या, ये जो फिनोल है रिएक्शन जो हो रही है वो बेसिक मीडियम में हो रही है, स्लाइटली बेसिक मीडियम में, तो ये OH माइनस क्या करेगा, इधर से H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, O माइनस बन गया। अब देखो ये क्या है हमारा फिनोक्साइड आयन, ये फिनोक्साइड आयन क्या करेगा, रिंग को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देगा रेजोनेंस की वजह से, ठीक है। देखो इस तरीके से होगा क्या, ये जो मेरा फिनोक्साइड आयन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, पैरा पोजीशन पे चले जाएंगे। तो होगा क्या, बेसिक मीडियम में ये जो मेरा फिनोल है ये फिनोक्साइड आयन में चेंज हो जाएगा, ठीक है, फिनोक्साइड आयन में चेंज हो जाएगा, और ये जो मेरा फिनोक्साइड आयन है ये फिनोक्साइड आयन की वजह से यहाँ पे मेरा पैरा पोजीशन पे बहुत हाई नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब हाई नेगेटिव चार्ज आ गया मतलब इस नेगेटिव चार्ज को अगर कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिख जाए ये उस पे जाके अटैक कर देगा। तो देखो ये क्या करता है, ये इस नाइट्रोजन पे जाके अटैक करता है। ऑल्दो ये जो मेरी नाइट्रोजन है इसमें इतना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नहीं है, ये बहुत ही वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये बहुत ही वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो होगा क्या, जो मेरा यहाँ पे बेंजीन पे यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा रेजोनेंस की वजह से वो इस नाइट्रोजन पे जाके अटैक कर देगा। जब ये इस पे अटैक करेगा इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, नाइट्रोजन पे जाएंगे। तो देखो कुछ इस तरीके का हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से जो मेरा ये ग्रुप है वो फिनोल की पैरा पोजीशन पे चला जाएगा और यहाँ से मेरा HCl का रिमूवल हो जाएगा, यहाँ से मेरा HCl का रिमूवल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी, इसको हम लोग बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो ध्यान रखना जब भी हम लोग बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट की फिनोल के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन मिल जाता है। और ये जो मेरा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन होता है इसकी ऑरेंज कलर की प्रेसिपिटेट होती है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पास सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, फिनोल प्रेजेंट है। तो फिनोल जब भी ये डायजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये ऑरेंज प्रेसिपिटेट ऑरेंज कलर की डाई बनने लग जाती है। इस रिएक्शन को हम लोग कपलिंग रिएक्शन या फिर डाई टेस्ट भी बोलते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्लाइटली बेसिक कंडीशंस ले रहे हैं। अब देखो अगर हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशंस लेते हैं ना तो क्या होता है, देखो ये जो मेरा ArN2+Cl- है, ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन में कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनाता है AR+NNOH। ये जो OH- है ये इस पर अटैक करेगा, ये इस पर अटैक करेगा, कुछ इस तरीके का मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये जो मेरे पास बनता है ये कपलिंग रिएक्शन के अंडर को जा ही नहीं सकता, इसकी कपलिंग रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि जो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी थी वो तो इस OH ने खत्म कर दी। तो इसी वजह से हम लोग रिएक्शन में बहुत स्लाइटली बेसिक कंडीशंस लेके चलते हैं, बहुत स्लाइटली बेसिक कंडीशंस लेके चलते हैं। याद रखना बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट फिनोल के साथ ऑरेंज कलर की डाई की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऐसे ही है क्या, हम अगर बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन N ट्रिपल बॉन्ड NCl- एनिलीन के साथ कराते हैं तो हमारे पास कुछ इसी तरीके का सबस्ट्रेट बनता है। इस एनिलीन की पैरा पोजीशन से ये जो मेरा ग्रुप है ये इसके साथ अटैच हो जाता है। देखो होगा क्या, रिएक्शन उसी तरीके से होगी N डबल बॉन्ड N, ये एनिलीन के साथ उसकी पैरा पोजीशन पे अटैक कर जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो मेरी रिएक्शन होती है ये स्लाइटली एसिडिक कंडीशन में होती है। स्लाइटली एसिडिक मतलब pH मेरी कितनी होगी, 4 to 5 होगी। तो ये जो मेरी रिएक्शंस होती है ये रिएक्शन स्लाइटली एसिडिक कंडीशंस में होती है। ध्यान रखना हम स्ट्रांगली एसिडिक नहीं लेंगे, स्ट्रांगली एसिडिक लेंगे तो ये जो मेरा एनिलीन है ये एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो एनिलीन है वो एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो गया तो वो तो हाईली डीएक्टिवेट कर देगा रिंग को, रिंग पे नेगेटिव चार्ज आ ही नहीं पाएगा। इसी वजह से जो मेरी रिएक्शन होती है वो स्लाइटली एसिडिक कंडीशन में होती है। देखो इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरीके का होता है। सबसे पहले ये जो मेरा यहाँ से मेरा HCl का रिलीज होता है, ठीक है, यहाँ से मेरा HCl का रिलीज होता है और कुछ इस तरीके का मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है। फिर एसिडिक मीडियम में ये इंटरमीडिएट एसिडिक मीडियम में हीट करने पर रीअरेंज करके इस तरीके का प्रोडक्ट बनाता है। अब देखो वहां पे OH ग्रुप तो हमने बोला था पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, यहाँ पे NH2 ग्रुप है तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरा अमाइनो एजोबेंजीन, पैरा अमाइनो एजोबेंजीन। डिटेल में मैकेनिज्म नहीं करा रही हूँ, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट सिर्फ आपको बनाना
बनाना आना चाहिए। जनरली आपसे रिएक्शन के बारे में ही पूछेगा, वो मैकेनिज्म जेईई में नहीं पूछेगा मेंस में, ठीक है। तो ध्यान रखना, बस आइडिया रखना कि कंडीशंस क्या होनी चाहिए। एनिलीन के केस में एक चीज तरीके से याद कर लो, एनिलीन खुद एक बेस होता है, तो उसके लिए हमें एक स्लाइटली एसिडिक कंडीशन चाहिए। फिनोल एसिडिक होता है, उसके लिए हमें स्लाइटली बेसिक कंडीशन चाहिए। ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे यहाँ पे जो हमारे एनिलीन्स होते हैं और जो फिनोल्स होते हैं, इनको हम एज अ केमिकल टेस्ट भी यूज करते हैं। अब फिनोल के केस में ऑरेंज डाई बन रही थी, लेकिन एनिलीन के केस में मेरे पास येलो डाई की फॉर्मेशन हो जाती है, येलो कलर की प्रेसिपिटेट सी बनने लगती है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, लैब में भी ये टेस्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं, रिएक्शन में हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हमारे पास फिनोल प्रेजेंट है, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, हम अब देखो बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट एज इट इज तो पड़ा रहेगा नहीं, हमें पहले क्या करना पड़ता है, एक जगह पे एनिलीन लेना पड़ेगा। उस एनिलीन में हम नाइट्रस एसिड डालेंगे, टेम्परेचर मेंटेन करेंगे और बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट बनाएंगे। बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट पड़ गया, बहुत ही ठंडा ठंडा सा सॉल्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हमें 0 to 5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखना है होता है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, उस बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट में ऐड करते हैं एनिलीन, और एनिलीन डालेंगे तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट सा बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग फिनोल डालते हैं तो ऑरेंज कलर की डाई वहां पे बनने लग जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, याद रखना हमेशा। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास है क्या, नेक्स्ट हमारे पास देखो, हमारे पास एक इंडिकेटर आप लोगों ने लैब में यूज किया होगा, मिथाइल ऑरेंज। ये जो मेरा इंडिकेटर होता है वो भी इसी तरीके की रिएक्शन से बनता है। देखो हम लोग ना क्या करते हैं, सल्फेनिलिक एसिड आप सभी को मैंने पढ़ाया था, जब हम लोग एनिलीन की सल्फोनेशन करते हैं तो उसकी पैरा पोजीशन पे क्या लग जाता है, SO3-H, ठीक है। अब ये क्या है, मेरा सोडियम सॉल्ट है सल्फेनिलिक एसिड का, ठीक है। सोडियम सॉल्ट है सल्फेनिलिक एसिड का। मैं क्या करती हूँ, इस सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फेनिलिक एसिड में डालती हूँ NaNO2 और HCl, तो होगा क्या, इस NH2 ग्रुप का डायाजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2 पॉजिटिव और Cl माइनस में, और ये जो मेरा ग्रुप है SO3Na ग्रुप, ये ग्रुप मेरा एज इट इज रहेगा, ये ग्रुप मेरा एज इट इज रहेगा SO3Na, ठीक है। तो देखो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें डालते हैं हम लोग एनिलीन नहीं डालते, इसमें हम लोग डालते हैं NN डाइमिथाइल एनिलीन, NN डाइमिथाइल एनिलीन, ठीक है। तो होगा क्या, बस इसकी पैरा पोजीशन से ये N2 ग्रुप अटैच हो जाएगा, इसकी पैरा पोजीशन से N2 ग्रुप अटैच हो जाएगा। इस तरीके से क्या बन जाएगा, N डबल बॉन्ड N, तो हमारा कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा। बस देखो हमने कुछ भी नहीं किया, सोडियम सॉल्ट और सल्फेनिलिक एसिड लिया, उसकी हमने क्या कराई, NaNO2 और HCl डाला, डायजोटाइजेशन कराई। डायजोटाइजेशन हम लोगों ने कराई, उसके बाद हमने क्या डाला, NN डाइमिथाइल एनिलीन, सिमिलर तरीके का प्रोडक्ट बना। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर एक इंडिकेटर का है जिसको हम लोग मिथाइल ऑरेंज बोलते हैं, जिसको हम लोग मिथाइल ऑरेंज बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये हमारे पास एक इंडिकेटर होता है जनरली जो हम लोग टाइट्रेशंस में यूज करते हैं। तो बस वो आपसे पूछ सकता है कि इस डायजोटाइजेशन की रिएक्शन के थ्रू या फिर कपलिंग रिएक्शन के थ्रू हम कौन सा इंडिकेटर बनाते हैं, तो जो हमारा मिथाइल ऑरेंज होता है वो इसी रिएक्शन के थ्रू बनता है, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब उसके बाद जो हमारे नैप्थलीन के डेरिवेटिव्स होते हैं, लाइक जो हमारा नैप्थोल होता है, ठीक है। नैप्थलीन क्या होता है, देखो दो बेंजीन रिंग्स आपस में इस तरीके से अटैच होती है, इसको हम लोग नैप्थलीन बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग नैप्थलीन बोलते हैं। अब देखो नैप्थलीन के पास ना OH दो पोजीशन पे हो सकता है, इस पोजीशन पे भी हो सकता है, इस पोजीशन पे भी हो सकता है। अगर हमारे पास OH इस पोजीशन पे होता है, या फिर OH अगर इस पोजीशन पे होता है, सेकंड वाली पोजीशन पे इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अल्फा नेप्थोल, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा नेप्थोल, और इसको हम लोग बोलते हैं बीटा नेप्थोल। अगर OH ना हो तो उसको हम नैप्थलीन बोलते हैं, ठीक है। नैप्थलीन बॉल्स के बारे में आप सभी को पता होगा, घर में यूज होती है कपड़ों को सेव करने के लिए, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा नेप्थोल बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो मेरा अल्फा नेप्थोल और बीटा नेप्थोल होता है ना, ये भी कपलिंग रिएक्शन शो करता है, ये भी कपलिंग रिएक्शन शो करता है जब हम लोग इसमें बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट ऐड करेंगे, जब हम लोग इसमें बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट ऐड करते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये कपलिंग रिएक्शन कहाँ पे होगी, ठीक है। अब देखो चेक करो, इस OH के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पे जाएगी और पैरा पे जाएगी, लेकिन मेजरली किस पे होता है, पैरा पे होता है, जैसे हमारा फिनोल के केस में होता है। तो सिमिलर तरीके से हमारे पास पैरा पे ये ग्रुप लग जाएगा OH N डबल बॉन्ड N PH,
ठीक है, हमारे पास बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। अब इसके केस में मेरे पास दो पोजीशन है, देखो जब ये OH यहाँ से रेजोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो यहाँ जाएगी या फिर ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ पे जाएगी, ठीक है, इस तरीके से, ना तो ये इस कार्बन पे जाएगी ना ये इस कार्बन पे जाएगी। तो मेरे पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डोनेट करेगा, ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ जाएगी, इस पोजीशन पे। इसी वजह से क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास है, यही ग्रुप जाके डायजोनियम सॉल्ट पे अटैक करेगा और जो मेरा डायजोनियम सॉल्ट होता है वो इसी पोजीशन से अटैच होता है। डायजोनियम सॉल्ट मेरा इसी पोजीशन से अटैच होता है, OH इधर और इधर आ जाएगा N डबल बॉन्ड NPH, ठीक है। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अल्फा नेप्थोल के केस में पैरा पोजीशन पे डायजोनियम सॉल्ट लगता है और बीटा के केस में इस वाली पोजीशन पे मेरा डायजोनियम सॉल्ट लगता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो मेरा कपलिंग रिएक्शन है, डाई टेस्ट है, ऑलमोस्ट हर बारी जेई में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेई के पर्सपेक्टिव से ये। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे रह गई, अगर मेरे पास दोनों ग्रुप हो, ठीक है, अगर मेरे पास देखो इस तरीके से एक कंपाउंड है, उसमें OH भी है और NH2 भी है, ठीक है, OH भी है और NH2 में है। अब मैं इसमें बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट ऐड कर रही हूँ PHN2+ और Cl-, ठीक है। तो देखो अब कहाँ पे होगी रिएक्शन, OH के अकॉर्डिंग होगी या फिर ये NH2 के अकॉर्डिंग होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। देखो जिसकी मतलब अगर मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे भी कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि हम लोग बेसिक कंडीशंस ले रहे हैं या फिर एसिडिक कंडीशन ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो जहाँ पे जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा ये वही तो इस पे अटैक करेगा, ठीक है। जिस ग्रुप की वजह से नेगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग पे ज्यादा आएगा वही बेंजीन की पोजीशन ही तो अटैक करेगी। अब देखो अब मैं अगर नॉर्मल कंडीशंस ले रही हूँ, ठीक है, लाइक अगर मैं एसिडिक मीडियम ले रही हूँ, ठीक है, तो देखो एसिडिक मीडियम अगर मैं लूंगी तो एसिडिक मीडियम में कौन फेवरेबल होता है, एनिलीन। तो होगा क्या, एनिलीन की ऑर्थो पे लग जाएगा, ठीक है, होगा क्या, एनिलीन की ऑर्थो पे लग जाएगा, क्या लग जाएगा, N डबल बॉन्ड NPH और ये OH एज इट इज एनिलीन की ऑर्थो पे लग जाएगा, क्योंकि एसिडिक कंडीशंस में मेरी स्लाइटली एसिडिक कंडीशन में एनिलीन फेवरेबल होता है। लेकिन अगर मैं अल्कलाइन कंडीशंस ले रही हूँ उस केस में OH- से ये OH- हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और एल्कोक्साइड बन जाता है, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज इसकी ऑर्थो पे सबसे ज्यादा आएगा और इस वजह से देन मेरे पास ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन होगी, OH की ऑर्थो पे मेरा ग्रुप लग जाएगा इस तरीके से। तो जब मेरे पास दोनों ग्रुप्स होंगे, डिपेंड करेगा कि मैं ऑर्थो ले रही, मैं यहाँ पे एसिडिक मीडियम ले रही हूँ या बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में फिनोल काम करता है तो फिनोल की ऑर्थो पे लगेगा, एसिडिक मीडियम में मेरे पास एनिलीन काम करता है तो एनिलीन की ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को कपलिंग रिएक्शन जितनी भी टाइप की बन सकती थी उनके बारे में बताया। कंडीशंस क्या होगी, ध्यान रखना, किन कंडीशंस में एनिलीन फेवरेबल देगा, फिनोल फेवरेबल देगा, मिथाइल ऑरेंज कैसे बनता है वो भी ध्यान रखना, और ये जो रिएक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके बारे में भी ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने आपको अमीन्स की सारी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस बताई। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई में जो पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप उनको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।